बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँख खुली तो अमजद दीवार से टेक लगाए बैठा नजर आया, जबकि सादिया गार के कोने में बेसुध पड़ी थी। इसका मतलब था कि वो जहनी तौर पर हमसे मुतमईन हो गई थी। गार के अंदर हल्की हल्की मलगजी सी रोशनी फैली हुई थी। माजे, क्या ख्याल है, चलें? इस मुसीबत का क्या करेंगे? इसका इशारा सादिया की तरफ था। ये बहुत बदकिस्मत लड़की है माजे, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरा ख्याल है इसे घर तक पहुंचा देते हैं। वैसे भी ये जंगल खेल की बासी है और हमारी मंजिल भी जंगल खेल ही है। मुझे पहले से पता था रॉबिन हुड साहब कि तेरी रगे हमदर्दी जब तक अपनी मर्जी ना मनवालेगी फड़कती रहेगी। इसकी एक दूसरी वजह भी है माजे। हाँ, वो है इसकी खूबसूरती, और वो दूसरी नहीं पहली वजह है। इसका नाम सादिया है। मैंने इसके मजाक को दरखोरे एतना ना समझा और मुख्तसर अल्फाज में इसकी कहानी दोहरा दी। अच्छा, इसको जगाओ ताकि चलें। सादिया, मैंने उसे ज़ोर से पुकारा, मगर वो उसी तरह पड़ी रही। मैंने थोड़ा सा आगे हुआ और उसके हाथ को पकड़कर आहिस्ता से हिलाया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या बात है? सूरज तुलू होने वाला है, चलने की तैयारी करो। मैं तैयार हूँ, वो संभल गई। इसके नंगे पाँव को देखकर मैंने पूछा, तुम्हारी चप्पल किधर है? चप्पल मैं साथ नहीं ला सकती थी। बहरहाल आज परेशान ना हो, मैं नंगे पाँव भी फिरने की आदी हूँ। मैं सर हिलाकर गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे अमजद और इसके पीछे सादिया थी। मैंने गार के दहाने पर खड़े होकर बाहर झांका, मगर कोई ज़ीरूह नज़र ना आया। आसमान भी बिल्कुल साफ था। कोई नज़र आ रहा है? अमजद ने पूछा। नज़र खाक आए। चारों तरफ झाड़ियों के इतने घने झुंड हैं। सामने का इलाका अलबत्ता साफ है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। सादिया, तुम्हारे ख्याल में जंगल खेल की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए? अगर असल रास्ता इख्तियार किया जाए तो वो डाबेर में से होकर गुजरता है, और डाबेर बासिमत खान का गांव है, और वो अपने भाई की तलाश में पागल कुत्ते की तरह सरगर्दा होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा तवील है और इस पहाड़ी के पीछे से होकर गुजरता है। इसे दाएं हाथ पर मौजूद एक अकेली पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ठीक है, पहाड़ी वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं गार से बाहर आ गया। सादिया मेरे पीछे हो रही, जबकि अमजद इससे पीछे मोहतात अंदाज में दाएं बाएं का जायजा लेते हुए चल पड़ा। जल्द ही हम नीचे उतर गए। उतराई एक बहुत वसी नाली में ख़त्म हो रही थी। खुशकिस्मती से इसमें जाबजा दरख्तों और झाड़ियों के झुंड थे, जिसकी वजह से हमारे दूर से नज़र आने का ख़तरा कम था। बाएं हाथ ढलानों पर नज़र आने वाले घर इस जगह आबादी का पता दे रहे थे। हम तीनों बगैर कोई बातचीत किए खामोशी से अपने रास्ते पर रवाना थे। सादिया ने घूंघट के अंदाज में दुपट्टा चेहरे पर डाला हुआ था। वैसे आपने रास्ता क्यों कर लिया है? अमजद ने पूछा, और मैंने इसे सादिया से होने वाली गुफ्तगू तफसील से बता दी। तो क्या जिस रास्ते के बारे में सादिया जानती है, इससे बासिमत खान लाइल्म होगा? तेरा क्या ख्याल है, असल रास्ता इख्तियार करें? मेरे ख्याल की तुझे ज़रूरत होती तो कोई भी रास्ता इख्तियार करने से कबल मुझसे पूछ ले दे। सॉरी यार, मैं नादिम होकर बोला। मेरा ख्याल था तू मुझसे मुत्तफिक होगा। मैं तेरी सिर्फ एक बात से इत्तफाक कर सकता हूँ, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। किस बात से? यही कि तुम कहो अल्लाह एक है। इसके अलावा तेरी कोई बात मेरे नज़दीक काबिल तस्लीम नहीं है। अच्छा, फजूल बातें छोड़ो और अपना नुक्ता नज़र बयान करो, ताकि मैं इसके मुतज़ाद अपनी कार्रवाई जारी रख सकूं। इस बातचीत के दौरान भी हमारा सफ़र जारी था। अब इसी रास्ते पर चलते रहो। नामालूम बासिमत खान अपने भाई की मौत की खबर से बाखबर भी है कि नहीं, और अगर इसे पता चल गया है तो हो सकता है कातिलों की तलाश में इसका रुख बहराम शाह की तरफ हो। मगर ये अमजद की खामख्याली थी, क्योंकि दरख्तों के एक झुंड से जैसे ही हम बाहर आए, दाएं हाथ मौजूद ढलान पे एक पत्थर के पीछे कलाशनकोफ गरजी। साथ ही कोई बुलंद आवाज़ से धाड़ा, हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। ये बात गो पश्तो में कही गई थी, लेकिन हमारे हाथ उठते देखकर अमजद ने भी गन नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लिए। बड़े पत्थर के पीछे से 4 अफराद बरामद हुए। आगे वाला बासिमत खान है। मेरे पहलू में खड़ी सादिया आहिस्ता से बोली। बासिमत खान अपने भाई के बरक्स काफ़ी लंबा था। वो तेज़ी से ढलान से उतरकर हमारे सामने आ गए। तेरा क्या ख्याल था? तो बासिम खान की आंखों में धूल झोंक कर अपने यार के साथ भाग निकलेगी? बासिम खान ने सादिया के सामने रुककर तंजिया लहजे में पूछा। वो इस वक्त अपने चेहरे को छुपाए खड़ी थी, मगर कपड़ों और जिस्मानी साख्त की बदौलत बासिम खान ने आसानी से उसे पहचान लिया था। कैसी बातें कर रहे हो भाई? ये मेरी बीवी है, और इसका तेरे साथ क्या ताल्लुक? मैं उसे जांचने की खातिर बोला, ताकि पता चल सके कि इसने किस हद तक सादिया को पहचाना था। तेरी तो ये बहन है साले। इसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन मुझे छूने की हसरत इसके दिल में ही रही। मैं अपने घुटनों में खम देकर थोड़ा सा नीचे हुआ। इसका हाथ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया और वो अपनी झोंक में मुड़ गया। इसी मौके को गनीमत समझते हुए मैं बिजली की सरत से आगे बढ़ा और अगले लम्हे वो मेरे बाजुओं के शिकंजे में था। इसकी पीठ मेरी छाती से लगी हुई थी, जबकि गिरावट मार्क 13 की खौफनाक मिनरल इसकी कनपटी से लग चुकी थी।
अपने कुत्तों से कहो राइफलें नीचे फेंक दे। मैं बड़ी बेरहमी से अपने बाजू की गिरफ्त इसकी गर्दन पर सख्त की। इसके तीनों आदमी शौक की सी कैफियत में साकिन खड़े रह गए, जबकि अमजद ने मेरे एक्शन लेते ही अपने पाँव में पड़ी गन अपने हाथों में संभाल ली थी। तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, वो खुरखुराया। धमकी नहीं, मैं अपनी गिरफ्त को मजीद सख्त किया। जो कहा है वो करो। इसकी हल्कों से उबलती आंखें देखकर इसके तीनों साथियों ने इस्तराब की हालत में अपने हथियारों का रुख मेरी जानिब कर लिया, मगर मुझसे पहले गोली इनके साथी को लगती, इसलिए पहलू बदल कर रह गए। तेरी बेहतरी इसी में है कि सरदार को छोड़ दो, इनमें से एक गुस्से से धाड़ा। मैं कह रहा हूँ हथियार फेंक दो। मैंने अपनी बात दोहराई, मगर हथियार फेंकने में वो मुतज़ब्ज़ब नज़र आ रहे थे। तुम्हें मेरी बात की ज़बान समझ नहीं आ रही? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर इस दौरान तुम लोगों ने हथियार ना फेंके तो। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मायने के लिहाज से मेरी बात मुकम्मल थी। तो के बाद मैं क्या करने का इरादा रखता था, इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने मेरी जानिब ताने हथियारों की बैरल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुका दी, मगर हथियार फेंकने में वो अभी भी तज़बज़ब का शिकार थे, और इनकी मुश्किल अमजद ने हल कर दी थी कि जैसे ही इनकी क्लाशनकोफ़ों की बैरलें ज़मीन की जानिब हुई, अमजद ने यकदम क्लाशनकोफ का ट्रिगर प्रेस कर दिया। बर्स पर सेट हुई गन से गोलियों की बौछार निकली और वो तीनों चीखते हुए नीचे गिर गए। अमजद की उंगली ने इस वक्त तक ट्रिगर प्रेस करके रखा जब तक मैगजीन खाली ना हो गई, और इसकी वजह इसके अलावा कोई नहीं थी कि अमजद उन्हें संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि इनमें से कोई मरते मरते भी हम तीनों को गोलियों का निशाना बनाता जाए। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बासिम खान के लहजे में गुस्सा भरा था, मगर ये इसकी ज़बान से अदा होने वाले आखिरी अल्फाज थे। अपने बाएं बाजू की गिरफ्त में फंसी इसकी गर्दन मैंने मखसूस झटके से तोड़ते हुए इसे नीचे फेंक दिया था। अमजद ने अपनी खाली मैगजीन फेंक कर बासिम खान की गन से भरी हुई मैगजीन उतारकर अपनी गन में लगा ली। मैंने बासिम खान की सरसरी सी तलाशी ली तो इसकी जेबों से नस्वार, चर्स के भरे हुए सिगरेट और एक लंबे फल का पतला सा खंजर बरामद हुआ। इनमें सिर्फ खंजर ही मेरे काम का था, जो मैंने अपनी जेब में डाल लिया। बाकी आदमियों की तलाशी लेने की ज़रूरत हमने महसूस नहीं की थी, और इसकी वजह इनके जिस्मों से निकलने वाला खून था, जिसने इनके लिबास को रंगदार कर दिया था। एक साफ सी क्लाशनकोफ अलबत्ता मैंने उठाकर अपने कंधे से लटका ली। सादिया अभी तक शौक की सी कैफियत में अपनी जगह पर मुंजबित खड़ी थी। चलो, मैंने उसे बाजू से आहिस्ता से पकड़ा और हिलाया तो वो जैसे चौंक पड़ी। ये तमाम मर गए? हाँ, और अब चलो, ये ना हो कि इनके साथी इकट्ठे हो जाएं। हम तीनों वहाँ से तेज कदमों से रवाना हुए। सादिया के पाँव में जूते नहीं थे, मगर इसके बावजूद वो बड़ी हिम्मत के साथ हमारे साथ कदम मिलाकर चल रही थी। जानू, लाशों को अगर रास्ते से दाएं बाएं फेंक देते तो अच्छा था। अब दिन का टाइम है और इनके जिस्मों से निकलने वाला खून हम कैसे छुपाते फिरते। दफ़ा करो। एक दफ़ा हम जंगल खेल पहुंच गए, फिर हमें किसी ने नहीं पहचाना। इन दोनों भाइयों के साथ हमारी कौन सी दुश्मनी थी कि कोई हम पे शक करेगा। और ये मुसीबत जो हम साथ लिए फिर रहे हैं, वो शाकी लहजे में बोला। इसको पहचानने वाले हैबत खान और बासिम खान मुर्दार हो चुके हैं। इनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसे पहचानता होगा। फिर भी यार, इन 7 मरने वालों के वर्षा आखिर चुपके तो नहीं बैठे रहेंगे। गोइन को कत्ल करते वक्त मुझे ज़रा भर झिझक नहीं हुई थी, और ना अभी कोई अफसोस है कि इनके करतूत ही ऐसे थे। ना मालूम कितने बड़े गुनाहों के कातिल होंगे, और पता नहीं कितनी औरतों की इज्जत ये लोग ख़राब कर चुके होंगे। इनका ज़मीन के ऊपर चलते फिरते की बजाय ज़मीन के नीचे लेटना मखलूक खुदा के लिए बेहतर है। लेकिन इनके पसमानदगान तो ये बात नहीं सोचेंगे ना। इन्हें तो इनके कातिल की तलाश होगी, और अगर वो एक मरतबा हमारे साथ चलने वाली बीबी तक पहुँच गए तो ये शायद हमारा राज ना रख सके। अमजद दानिस्ता इसका नाम लेने से ग्रेस कर रहा था, ताकि इसे ये पता ना चल सके कि हम इसके मुतालिक महुए गुफ्तगू हैं। इन्हें क्या पता चलेगा कि ये घर पहुंच गई है। जनाब, जिस रास्ते पर हम गामजन हैं, ये जंगल खेल की तरफ ही जाता है। ठीक है, लेकिन किसी को ये पता तो नहीं ना कि ये कत्ल इस लड़की के एमा पर हुए हैं, और वैसे भी इसके फ़रार के मुतालिक चंद लोगों को ही खबर होगी। इन लोगों की तो दुश्मनियाँ भी इतनी ज़्यादा होंगी कि शायद इन्हें अपने दुश्मनों के नाम भी याद ना हो, और यह कारस्तानी भी किसी ऐसे ही मजबूत और इनकी टक्कर के दुश्मन के खाते में जाएगी। इस मजलूम की जानिब तो किसी का गुमान भी नहीं जाएगा। बहरहाल, ये तेरा अंदाज़ा है, मामला इसके बरक्स भी हो सकता है। बासिम खान जिस तरह हमारी घात में बैठा था, इस तरह इसने इस इलाके से निकलने वाले बाकी रास्तों की भी नाकाबंदी करवाई होगी। इस बात से यही पता चलता है कि उन्होंने कल रात ही हैबत खान पार्टी की लाशें तलाश कर ली थी, और ये अंदाज़ा उन्होंने फायर की डायरेक्शन से लगाया होगा। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो अभी हमारा ताकुब शुरू हो चुका होगा। बाकी रास्तों पर मुतय्यन इनके आदमी लाजमी तौर पर हमारी फायरिंग से इस जानिब मुतवज्जा हो गए होंगे, और अब शायद वो जाए हादसा पर पहुंचने वाले होंगे। अमजद का तज्जिया मुझे ज़्यादा हकीकत के करीब महसूस हुआ। तो अब क्या करना चाहिए? अमजद ने जवाब दिया, फिर ये रास्ता हमारे लिए मौजूद नहीं है,
क्यों ना कुछ देर इधर उधर छुपकर इंतजार कर लिया जाए। अगर तेरा अंदाजा सही साबित हुआ तो इधर ही से गुजरेंगे। हाँ, यूं ही करना पड़ेगा। इसने असबात में सर हिलाया और हम रास्ते के बाएं जाने मौजूद ढलान पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान छुपकर बैठ गए। इस तरह के रास्ता आसानी से हमें दिखाई देता रहे। सादिया मुस्तफसर हुई, इधर किस लिए छुप रहे हो? हमें शक है कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर दुश्मन इस तरफ मुतवज्जा होगा और अभी शायद वो इसी रास्ते पर आगे आए। वैसे क्या इन दो रास्तों के अलावा भी कोई रास्ता जंगल खेल की तरफ जाता है? अगर जाता भी है तो मैं इससे लाइल्म हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसी वक्त मुझे दो दरख्तों के झुंड में से एक डबल केबिन टोयोटा निकलती दिखाई दी और फिर इससे चंद सेकंड बाद एक और गाड़ी बरामद हुई। अमजद का अंदाज़ा सही साबित हुआ था और हमने बर वक्त फैसला करते हुए छुपने का जो फैसला किया था वो हमारे हक में बेहतर साबित हुआ था, वरना रास्ते पर गामजन होने की वजह से अब तक हम इनकी नज़रों में आ गए होते। दोनों गाड़ियाँ लाशों के पास आकर रुक गईं। दोनों गाड़ियों में से 5-5 अफराद सवार थे। चंद मिनट बाद एक गाड़ी तो तेज़ रफ्तारी से हमारी जानिब रवाना हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी में वो लोग राशि रखने लगे। हमारे सामने आकर गाड़ी की रफ्तार कदरे आहिस्ता हुई और फिर हमारे छुपने की जगह से चंद 100 गज मजीद आगे जाकर वो रुक गई और तमाम नीचे उतरकर हथियार सोनते दाएं बाएं के इलाके को गौर से देखते आगे बढ़ने लगे। लाशें उठाने वाली गाड़ी वापस डाबेर की तरफ चल पड़ी थी। अब क्या करें? अमजद मुस्तफसर हुआ। अब जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, वरना लाशें ले जाने वाले जल्द ही वापसी का कसरत करेंगे। अगर हम इनकी गाड़ी कब्जे में कर लें तो तेज़ रफ्तारी से यहाँ से निकल सकते हैं। इसमें एक कबाहत है। अमजद का सवालिया चेहरा देखकर मैंने अपनी बात की वजाहत की, और वो ये कि अगर हमने सीधे निकलने की कोशिश की तो इनकी गोलियों की जद में आने का खतरा है और वापस जाने की सूरत में दूसरी गाड़ी वालों से टकराव का अंदेशा है। वैसे उन्होंने जिस तरह इस पहाड़ी को नज़रअंदाज कर दिया है, इससे यही पता चलता है कि इस जानिब से जंगल खेल तक पहुँचना नामुमकिन होगा। अगर एक ट्राई इस पहाड़ी को अबूर करने की कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं। ख्वामख्वाह अपनी तवानाइयों को ज़ाया करना कहाँ की अक्लमंदी है। तो फिर तलाशी लेने वाले जिस अंदाज में आगे जा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है जैसे इन्हें हमारे आगे बढ़ जाने का यकीन हो। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। दूसरी गाड़ी आने के बाद जब वो तलाशी लेने वालों के साथ मिल जाएंगे तो हम इस गाड़ी पर कब्जा करके डाबेर के रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्होंने दूसरी गाड़ी पर हमारा ताकुब शुरू कर दिया, दूसरी गाड़ी को नकारा करके ही जाएंगे। ख्याल रहे इनके पास महदूद रेंज के वॉकी टॉकी भी होते हैं। ये ना हो कि इसकी मदद से ये हमारी नाकाबंदी करवा लें। इतना रिस्क बहरहाल लेना ही पड़ेगा। अलबत्ता इसको इसके वालिद की बजाय किसी और मकाम पर छुपाना पड़ेगा ताकि ये इनके हत्थे ना चढ़ जाए। इसका इशारा सादिया की तरफ था। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। मैंने डाबेर के रास्ते पर नजरें जमा ली। जल्द ही लाशें ले जाने वाली गाड़ी वापस आती दिखाई दी। इस मरतबा इसमें चंद बंदों का इजाफा हो गया था। ये लोग लाशों की जगह पर गाड़ी रोक कर नीचे उतरे। एक बंदा गाड़ी के साथ खड़ा करके बाकी तमाम इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए और तलाशी लेने के अंदाज में आगे चल पड़े। इनमें से 2 आदमी ढलान पर चल गए और दाएं बाएं पत्थरों में नजरें दौड़ाते हमारी जानिब चल पड़े। सादिया का रंग खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। अमजद के चेहरे पर भी गहरी संजीदगी छा गई थी। हमारी हालात हमारी तवक्का से भी बढ़कर ख़तरनाक हो गए थे। हम दोनों कलाशन कोफे हाथ में थामकर इनके इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गए, मगर इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इनके कुछ साथी पहले से भी मौजूद थे। 2-3 को तो हम पहले हल्ले में मार गिराते, मगर इसके बाद उन्होंने भी किसी आड़ के पीछे हो जाना था और फिर इनके पीछे गांव से कमक भी पहुंच जाती। हमें सख्त मरहले का सामना था, लेकिन इसके बावजूद हम गिरफ्तारी देने या हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब होते जा रहे थे, यहाँ तक कि इनका फासला घटते घटते 100 गज रह गया। अमजद ने मेरी आंखों में झांका। इसके खलंडरे चेहरे पर इस वक्त बला की संजीदगी छाई हुई थी। इसका यूँ घूरना फायर करने की इजाज़त तलब करने के लिए था, मगर मैंने इसकी उम्मीदों के बरखिलाफ नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे ख्याल में इनके ज़्यादा करीब होने की सूरत में फायर खोलने पर इनका ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद थी। अमजद ने नाले के दरमियान चलने वालों पर शस्त बांधी हुई थी, जबकि मेरी नज़र ढलान के ऊपर हमारी तरफ चलकर आने वालों पर थी और फिर चंद लम्हों बाद ही वो मेरी मतलूबा रेंज में पहुँच गए। मैंने आगे वाले बंदे पर शस्त लेते हुए ट्रिगर की आज़ादाना हरकत को पूरा किया और इसके साथ ही मैंने अमजद को फायर करने का कहने लगा कि अचानक माहौल तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठा। ये फायर यहाँ से पहले गुजर जाने वाली पार्टी ने किया था। ये आवाज़ गोया हमारे लिए सूते रहमत बनकर साबित हुई थी। हमारी सीध में आने वाले दोनों अशखास भागते हुए ढलान उतरते चले गए। डबल डोर टोयोटा का ड्राइवर गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए तलाश लेने वालों के मतवाजी ही चल रहा था। तमाम पार्टी नाले में इकट्ठे होकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। बाल बाल बच गए। अमजद ने गहरा सांस लिया। हाँ यार, अल्लाह ने बचा लिया। मैंने इसकी तायद की। लेकिन अब उठो ताकि इनकी अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर कोई पनाहगाह ढूंढे।
किस तरफ चलें? वो उठते हुए बोला। सादिया भी हमारे साथ खड़ी हो गई थी। इसके जर्द पड़ते चेहरे की रंगत खतरा टलते ही बहाल हो गई थी। मेरे ख्याल में इन्हीं के पीछे चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? बज़ाहिर मेरी मुखालिफत करने के बावजूद इसने मेरे साथ कदम बढ़ा दिए थे। सादिया तो वैसे ही बेज़बान जानवर की तरह हमारे पीछे पीछे थी। अकल इस्तेमाल करो माजिद साहब, मैंने उसे झड़का। ये सारा इलाका उन्होंने सर्च कर लिया है। अब इनकी तवज्जो या तो इस इलाके से आगे रहेगी या वो पीछे हटे तो गांव की सिमत तलाश का आगाज़ करेंगे। और इस वक्त सबसे महफूज जगह यही दरमियानी इलाका है जिसको दोनों पार्टियां सर्च कर चुकी हैं। ठीक है 007 साहब, वो तंज़िया लहजे में बोला, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो दोबारा नए सिरे से इस इलाके की सर्चिंग शुरू कर दें। क्यों? ये 1 किलोमीटर का रकबा ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो दोबारा इसी जगह तलाशी कर लेंगे। वैसे ही दुश्मन की अकल से क्या बैद है माजे साहब, हर काम यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे कोई सोच कार्यफरमा होती है। मगर तेरे तो सारे काम तुक्के से होते हैं, इसलिए मैंने सोचा शायद सारे पठान ऐसे ही होते होंगे। अच्छा अपनी चोच बंद रखो और मुझे सोचने दो। हूँ ये भी नहीं कही कि सोचने दो, ये सोच कहीं इस पठान की तरह ना हो जो सारी उम्र ये सोच सोच कर परेशान होता रहा कि इसकी बहन के 3 भाई हैं तो इसके 2 क्यों हैं। मुझे पता था कि ये सारी बकवास वो इस टेंशन को ज़ायल करने के लिए कर रहा है जिसका शिकार थोड़ी देर पहले हम दोनों हुए थे। इसको नज़रअंदाज करते हुए मैं सादिया से मुखातिब हुआ। सामने नज़र आने वाला दरख्तों का झुंड कितने इलाके में फैला हुआ है? मेरा इशारा नाले के दरमियान मौजूद झुंड से था जिसके अंदर दुश्मनों की दोनों गाड़ियाँ गायब हो गई थीं और इस वक्त हमारा रुख भी इसी जानिब था। इस जगह तो दरख्त इतने ज़्यादा नहीं हैं, अलबत्ता इसके बाद जो जंगल आता है वो काफ़ी इलाके में फैला हुआ है और इस झुंड और जंगल के दरमियान तकरीबन किलोमीटर भर इलाका बगैर दरख्तों के है। इसका मतलब है फायरिंग की आवाज़ इसी जंगल की तरफ से आई थी। शायद वहाँ पे उन्होंने गलत फहमी से किसी जानवर पर फायर कर दिया हो, क्योंकि इसके एक बर्स के बाद दोबारा फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। शायद सादिया ने होले से मेरी तायद की। इस दौरान हम झुंड में दाखिल हो गए थे। रास्ते से हटकर हम दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। मेरा अंदाज़ा था कि इस झुंड की तलाश वो तफसीलन ले चुके थे। हम दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे अमजद था, इसके पीछे मैं और मेरे पीछे सादिया चल रही थी। चलते चलते अमजद ने रुककर हाथ खड़ा कर दिया और इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं था कि इसे कोई सरगर्मी नज़र आ गई थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर इससे मुस्तफसर होता या खुद सुनगन लेने की कोशिश करता, वायरलेस सेट पर किसी की तेज़ आवाज़ गूंजी। बोलने वाला पश्तो में महवे गुफ्तगू था और वह चंद गज़ ही दूर था। हम तीनों वहीं दुबक गए। वर्दा अदाया अखवार रबान दे सोमरा कसान नास दी टोल दे ख्वारा बोलेगा। इसे बताओ इस रास्ते पर जितने बंदे मौजूद हैं तमाम उधर भेज दो। दामी वता वेली दी हगा तपोस की ज़ा अखेल दर्शम या पातिशम। ये मैंने उसे बता दिया है। वो पूछ रहा है वो खुद भी साथ आ जाए या वहीं रह जाए। हगा पा युवाजे हगलाता सा कोई, वो अकेला वहाँ क्या करेगा। हगा दे हमराशी, वो भी आ जाए। गुलहानुद्दीन, वो कह रहा है तुम भी उस साथ आ जाओ। इस मरतबा इसका मुखातिब कोई दूसरा था। हमसे चंद गज़ दूरी पर मौजूद शख्स उन्होंने अपना राब्ता बहाल रखने के लिए वहाँ पर छोड़ा हुआ था। चूँकि इनके पास मौजूद सेटों का मिलाप लंबे फासले तक नहीं हो सकता था, इसलिए दरमियानी शख्स दोनों ग्रुपों का पैगाम एक दूसरे तक पहुँचा रहा था। असूली तौर पर तो उसे किसी ऊंची जगह पर होना चाहिए था, मगर शायद धूप से बचने के लिए वो नीचे साए में उतर आया था। वैसे भी वहाँ उसे राब्ते में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही थी, इसलिए वहीं टिका हुआ था। इसकी गुफ्तगू से मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो यही था कि आगे जाने वाली तमाम जंगल को सर्च करने का इरादा रखते थे और इस मकसद के लिए वो दूसरे रास्ते की नाकाबंदी करने वाले तमाम आदमियों को अपने पास बुला रहे थे। दोबारा कोई नज़र नहीं आया। इस मरतबा वो आगे वालों से मुस्तफसर हुआ। नहीं, लेकिन कब तक छुपेंगे? हम भूसे के ढेर से सुई निकाल लेते हैं। ये तो फिर जीते जागते आदमी हैं। लड़की नज़र आई थी या नहीं, मगर वो हरामजादी भी इनके साथ ही होगी। इनकी गुफ्तगू से मुझे सारी कहानी पता चल गई। इन्हें जंगल में कुछ लोगों की झलक नज़र आई थी जिस पर उन्होंने फायर खोला, मगर वो वहीं जंगल में कहीं गायब हो गए थे और वो गलत फहमी से उन्हें अपने मतलूबा दुश्मन समझ रहे थे। इससे पूछो हम भी गुलहानुद्दीन पार्टी के साथ आ जाएं या यहीं टिके रहें। इस मरतबा मेरे कानों में एक दूसरी आवाज़ गूंजी। इसका मतलब है यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 अफराद हैं मौजूद हैं। मैंने दिली दिल में सोचा। पहले वाला यही बात वॉकी टॉकी पर अपने सरदार से पूछने लगा और इसे जवाब मिला, तुम दोनों वहीं रहो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे बुलवा लूँगा। हम तीनों इस घनी झाड़ी में डुबके हुए थे। थोड़ी देर बाद ही झुंड के सिरे पर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ियाँ झुंड के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते पर रवाना थी।
मैंने एहतियात से झाड़ी से सर निकाल कर देखा तो मुझे आगे पीछे 3 डबल डोर टोयोटा नजर आई। तीनों में 8-8, 9-9 बंदे सवार थे। यहाँ पर पहले से मौजूद दुश्मनों के बंदों ने भी गाड़ियों की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो रास्ते की जानिब बढ़े और हमें नजर आ गए। दोनों में एक नौजवान और दूसरा पुख्ता उम्र का आदमी था और हुलिया वैसा ही था जैसा कि अमूमन इस इलाके के मर्दों का होता है। लंबे लंबे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी और खुरदरे मोटे कपड़े का लिबास जिसे धुले शायद हफ्तों बीत चुके थे। अफजल खान गाड़ी लश्की साइड ताका चेमंग तीर शो। अफजल खान गाड़ी थोड़ी साइड पे करो ताकि हम गुजर जाएं। सबसे आगे वाली गाड़ी से एक शख्स चीख कर बोला। जवाबन पुख्ता उम्र का शख्स बोला, लग सबक हुआ दरवानियो, थोड़ा सब्र करो, आ रहे हैं। इन दोनों ने शायद अपने लिए गाड़ी वहीं खड़ी की हुई थी। अफजल खान और उसका साथी अपनी गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करके दरख्तों के बीच ले आए और आने वाला ग्रुप आगे बढ़ता चला गया। माजे कुछ समझ आ रही है? मैंने सरगोशी से पूछा। कुछ आगे जाने वालों को शक है कि हम इस झुंड के बाद मौजूद एक घने जंगल में छुपे हुए हैं और इस जंगल की तफसीली तलाशी लेने के लिए उन्होंने मजीद मतलूबा आदमियों को तलब कर लिया है। मेरे ख्याल में हमें यहाँ मौजूद दोनों आदमियों पर काबू पाकर गांव वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक इन लोगों को खबर होगी हम गांव क्रॉस कर चुके होंगे। ज़िंदगी में पहली बार तूने कोई अकल की बात सोची है? इसको मुत्तफिक देखकर मैं सादिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। हम दोनों इनकी सरगुबी के लिए जा रहे हैं, तुम यहीं लेटी रहो। ठीक है। इसने इस बात में सर हिलाया। झाड़ी में वो मुझसे जुड़कर लेटी हुई थी। आम हालत में शायद किसी गैर मर्द के इतना नज़दीक लेटने का वो सोच भी न सकती थी, मगर इस वक्त हालात ने उसे मजबूर किया हुआ था। मेरे एहसासात भी इसके जवान बदन की हिद्दत और गुदाजपन से गाफिल थे। वो दोनों गुलहानुद्दीन पार्टी के गुजरते ही वापस अपनी जगह पर पहुंच गए थे। मैंने और अमजद आंखों ही आंखों में इशारा करके अपनी जगह से रेंगते हुए निकले और क्रॉलिंग करते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। मगर थोड़ा सा आगे बढ़कर ही हमें रुक जाना पड़ा कि एक तो सख्त पथरीली ज़मीन पर क्रॉलिंग करना मुश्किल था, दूसरे ज़मीन पर पड़े कंकरों से हमारे हरकत करने की हल्की हल्की आवाज़ पैदा हो रही थी। परों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर इनका हल्का सा शोर भी हमारे लिए सूरे इसराफील साबित होता। मगर हम एक मरतबा फिर आंखों ही आंखों में इशारा करके उठ बैठे। इस दफ़ा हम दोनों बैठी हालत में इनकी तरफ बढ़ने लगे। कमांडो सर्विस हो या आम फौजी ज़िंदगी, हर दो में दुश्मन तक इसकी बेखबरी में पहुंचने के लिए कुछ चालें सिखाई जाती हैं, जिनमें आम तौर पर चीता चाल, बंदर चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल और भूत चाल बहुत मारूफ है। इनमें से हर चाल मौका महल की मुनासबत से अपनाई जाती है। इस वक्त हमें सबसे बेहतर बंदर चाल लगी। बड़े दरख्तों के दरमियान उगी छोटी झाड़ियाँ हमारे बैठे होने की सूरत में नजरी आर मुहैया कर रही थी और बैठकर आगे बढ़ने की सूरत में ना तो हमारे कदमों की आवाज़ आ रही थी और ना ही रेंगने वाली हालत की तरह कंकरों से कोई शोर उठ रहा था। हम थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि एक मरतबा फिर इनका वायरलेस सेट बोल उठा। जानान खान, हम पहुंच गए हैं। यह आवाज़ इसी शख्स की थी जो इससे पहले अफजल खान की वसातत से अपने सरदार से बातचीत कर रहा था। अब चूंकि वो खुद उनके नज़दीक पहुंच चुका था, इसलिए बराह रास्त उनसे मुखातिब था। गुलहानुद्दीन, हम जंगल के दूसरे सिरे पर जमा हैं, तुम उसी तरफ से फैलकर अंदर दाखिल हो जाओ। इस सिमत से हम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में हर झाड़ी और दरख्त को खंगालते आना, मैं देखता हूँ ये साले कैसे बचते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। गुलहानुद्दीन की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी और माहौल में एक बार फिर सिर्फ परिंदों की आवाज़ बाकी रह गई। इस दौरान हम इनके करीब पहुँच चुके थे। वो दोनों जिस जगह खड़े थे वहाँ से जंगल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। इन दोनों का रुख भी उसी जानिब था। अमजद ने मेरी जानिब देखते हुए अपने हाथ को खंजर की तरह अपने गले पर फेरा, मगर मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो उन्हें हलाक करने के बारे में पूछ रहा था, मगर मैंने नफ़ी में सर हिलाकर उसे ख्वामख्वाह खून रेजी करने से मना कर दिया। अगर इनकी ज़िंदगी हमारे लिए किसी नुकसान का बाइस बनती तो मैं कभी भी उन्हें ज़िंदा छोड़ने का मशवरा ना देता। हम दोनों ने एक ही लय में इन पर छलांग लगाई। वो दोनों का हदफ इसके सामने वाला बंदा था। इस अचानक अफ्ताब से वो हवास बाख्ता हो गए थे, मगर इनके मुंह से कोई आवाज़ ना निकल सकी कि हमारा एक एक हाथ सख्ती से उनके होठों पर जम गया था। दूसरे हाथ से हमने इनकी कनपट्टियों पर मखसूस अंदाज में दबाव डाल दिया और वो हमारे हाथों में झूल गए। इस अमल के दौरान हम अपने चेहरे इनसे छुपाने में कामयाब रहे थे। इनके बेहोश होते ही हमने इनकी चादरों से उनके हाथ पांव बांधे और सादिया को आवाज़ देते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अमजद इनके हथियार भी समेट लाया था। मेरी आवाज़ सुनते ही सादिया झिझकती हुई झाड़ी से निकल आई। ड्राइविंग सीट संभालते ही मैंने इन दोनों को पीछे बैठने का इशारा किया और इनके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसको अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा देते ताकि ये तुझे रास्ता बताती जाती। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इस इलाके में औरतों को फ्रंट सीट पर बैठाने का रिवाज नहीं है। कोई काम रस्म रिवाज से हटकर भी कर लिया करो।
मगर मैं इसकी बात का जवाब देने की बजाय सादिया से मुखातिब हुआ। रास्ते के बारे में भी ये रहनुमाई करती जाना, और वो जी अच्छा कहकर खामोश हो गई। वैसे आपका इलाका तो जंगल खेल है, आपको इन रास्तों के बारे में क्यों इतनी मालूमात है? मैं अपने वालिद के साथ 3-4 मरतबा मीरान शाह तक जा चुकी हूँ और इस दौरान हमारा गुजर इन्हीं रास्तों से हुआ था। इसके अलावा वादी बहराम शाह तक भी मैं कई दफ़ा जा चुकी हूँ। मैंने समझने के अंदाज में सर हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पथरीले रास्ते पर गाड़ी उछलती कूदती तेज़ी से रवां दवां थी। 10-15 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम डाबेर के करीब पहुंच चुके थे। रास्ते में इक्का दुक्का बंदे हमें नजर आए, मगर उन्होंने गाड़ी की तरफ कोई तवज्जो ना दी। सादिया ने दाएं हाथ पर मौजूद एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सीधा रास्ता डाबेर बाजार से गुजर कर जंगल खेल की तरफ जाता है, जबकि दाएं तरफ के रास्ते से हम बगैर बाजार से गुजरे जंगल खेल की तरफ जा सकते हैं। अलबत्ता बाजार वाले रास्ते की बनिस्बत ये रास्ता ज़्यादा ख़राब है। मैंने पूछा, ये जंगल खेल तक दूसरे रास्ते से जुदा ही रहता है? नहीं, ये छोटा सा टुकड़ा है, आगे जाकर ये दोबारा डाबेर और जंगल को मिलाने वाले बड़े रास्ते से मिल जाता है। इसमें और दूसरे रास्ते में बस इतना सा फ़र्क है कि इस पर सफ़र करते हुए हम बाजार को बाईपास कर सकते हैं। अमूमन इस रास्ते को पैदल चलने वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दूसरे रास्ते से छोटा पड़ता है। फिर तो यही रास्ता ठीक है। मैंने इससे मशवरा लेने के दौरान गाड़ी की इस रास्ते के सिरे पर रोकी हुई थी। इसकी बात ख़त्म होते ही मैंने गाड़ी इस रास्ते की तरफ मोड़ दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।